का जी, सवाल है। कहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने, और बिंदु भी जो आपने उठाए हैं सही उठाए हैं। मैं आता हूँ राजेश जी आपके पास। इस सरकार में चीजें बहुत रहस्यमयी हैं, बाहर नहीं आती हैं। ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज नहीं है, हर चीज को सप्रेस कर दिया जाता है। बीजेपी की एक समस्या एक शायद बड़ी ये भी है कि उसका स्प्रेड जो है वो मैक्सिमम हो चुका है, उसके आगे स्प्रेड हो नहीं पा रहा है। साउथ का जो पेनिट्रेशन चाहिए था, कर्नाटका को गेटवे समझ रहे थे, लेकिन कर्नाटक के अंदर भी जो नॉर्थ कर्नाटका है या हैदराबाद कर्नाटका है, जो सेंट्रल कर्नाटका, बस वहां तक सिमट जाते हैं। थोड़ा सा कोस्टल हिस्सा है, साउथ कर्नाटका मिसिंग हो जाता है। जैसे पूरे इंडिया का स्प्रेड देखो तो साउथ में बीजेपी मिसिंग होती है, तो कर्नाटका में भी साउथ में मिसिंग हो जाती है। तो कभी मेजोरिटी भी नहीं मिली इनको यहाँ पर, अपने बल के ऊपर विधानसभा के अंदर तो नहीं मिली है। और ये पेनिट्रेट करना चाहते हैं, उसके लिए एंटागोनाइज भी कर रहे हैं। अमूल का भी मसला आता है, और हिंदू मुस्लिम की बात है, लव जिहाद वगैरह, बाकी हिजाब वगैरह, हर पैंतरा उन्होंने अपना के देखा हुआ है। और हिंदुत्व की एक लेबोरेटरी मैं आपको बताऊं कर्नाटक है, लेकिन वो कामयाबी वहां पर नहीं मिलती इनको, जो उनको गुजरात में या उत्तर भारत की किसी स्टेट में मिल जाती है। क्योंकि कर्नाटक में 6.5 करोड़ की जो जनता है, वो काफी हद तक उनकी, मोस्ट ऑफ द पीपल की जो सोच है सेकुलर टाइप, ये पीसफुल टाइप का स्टेट है। वो कोई बहुत अलग उत्तर भारत के कई स्टेट से मिलता जुलता नहीं है, अलग कल्चर है। लेकिन छवि को कुछ नुकसान पहुंच रहा है, कुछ शरण है। मैंने सिर्फ इतना कहा कि राजनीति एक नई करवट लेना प्रारंभ कर रही है। कुछ थोड़े थोड़े बदलाव नजर आ रहे हैं, मौसम में बदलाव है, हवा में बदलाव है। आप इसको किस नजर से देखते हैं राजेश ठाकर जी? देखिए दिनेश जी, जिस जो विमर्श यहाँ हो रहा है, यही सारी चर्चाएं हैं, वो लोगों के बीच भी है। अगर उनकी छवि थोड़ी सी धूमिल हुई है या उनका ग्राफ थोड़ा सा नीचे आया है, तो लोगों में चर्चा ये है कि उनके खिलाफ किस प्रकार का विपक्ष खड़ा होता है। जो विपक्ष खड़ा होता है उसका नेतृत्व कौन करता है। यानी ये सरकार अगर चली जाती है तो आने वाली सरकार जो है या उसके जो नेतृत्व है वो मोदी जी से ज्यादा सक्षम होगा या नहीं होगा। ये एक जो सवाल है उस पर सारी जो समस्याएं है वो समाप्त हो जाती है। और मैं तो गुजरात से आता हूँ। गुजरात में हमने चुनाव के 10 दिन पहले तक जो माहौल देखा था, जिस प्रकार का मैथमेटिक्स आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का बन रहा था, उसमें कहीं ना कहीं सारे लोग जो है, खुद भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ लोग थे वो भी ये सोच रहे थे कि अगर 90 या 100 के बीच में जो ये चुनाव है वो सिमट जाएगा। लेकिन सारी धारणाएं जो है वो गलत हो गई। मोरबी जैसा एक बड़ा कांड हो गया, यहाँ भी पेपर लीक की और बेरोजगारी की, महंगाई की सारी समस्या जो देश में है वो भी गुजरात में थी। उसके बाद भी जो लग रहा था वो नतीजा यहाँ पर नहीं आया। तो भारतीय जनता पार्टी का जो ये स्ट्रॉन्ग एक बिलीव है कि उनका जो रेसिपी है उसमें स्टार्टर में वो डेवलपमेंट और ये आर्थिक नीति वाली बात कर देंगे, फिर मेन कोर्स के अंदर जो है वो उनका हिंदुत्व वाला जो पूरा है वो खाना आपको परोस देते हैं और उसमें वो सफल हो जाते हैं। तो दो चीज बहुत ध्यान में रखने वाली बात है। एक, मोदी जी के खिलाफ कौन, नेतृत्व उनके खिलाफ कौन आता है। अलग अलग रीजनल पार्टी है जिनका खुद का पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो है वो नेशनल पार्टी कांग्रेस से अलग है। अगर ममता बनर्जी है तो ममता बनर्जी का जो कद है वो ऐसा नहीं है कि अगर कोई संयुक्त मोर्चा बन गया तो महाराष्ट्र में जाकर वो 50,000 वोट ज्यादा ले आएगी, या शरद पवार जाके उत्तर प्रदेश के अंदर कोई वोटर्स को अपने तरफ लाने की कोशिश में सफल हो पाएंगे। तो सारे जितने भी लीडर्स हैं उनका एक स्टेट का पॉलिटिक्स है, उनकी एक मर्यादाएं हैं, राजनीतिक मर्यादाएं भी हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसके साथ उनको तालमेल बिठाना है, जिसमें आइडियोलॉजी का डिफरेंस भी आता है और साथ साथ में नेतृत्व के साथ भी उनका जो क्लैश है वो बनता है। जैसे सावरकर की बात की गई कि आप एक जगह पर महाराष्ट्र में किसी एक ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन में तो हो सकता है अगर आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है, लेकिन कॉमन मिनिमम थॉट तो होनी चाहिए कि अगर ये बात नहीं कहेंगे तो वो पार्टी जो है वो दिक्कत में नहीं आएगी। तो जब साथ आप चलते हो तो ये आपको ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन ये अलग अलग आइडियोलॉजी वाली बात है, अलग अलग स्टेट के लोग हैं। अखिलेश यादव है, उनको पहले उत्तर प्रदेश को संभालना है। अगर देश के अंदर वो संयुक्त मोर्चा सफल नहीं हुआ तो उनकी राजनीति उत्तर प्रदेश की है वो तो संभलेगी या नहीं संभलेगी, ये उनकी प्राथमिकता है।
और कांग्रेस की प्राथमिकता ये है कि पूरे देश के अंदर उनको जो नेशनल पार्टी है वो बने रहना है। तो जब तक मैं समझता हूं कि कांग्रेस जो है वो अपनी ताकत को बढ़ाकर 100 सीट तक नहीं ले जाती, तब तक ये पूरा जो गुणा भाग हम कर रहे हैं मोदी जी के खिलाफ, वो सफल नहीं हो पाएगा। क्योंकि कोई एक ऐसी गाड़ी जिसको उनके जो डब्बे हो इंजन को खींच रहे हैं, अगर ऐसा होगा कि कांग्रेस 40-45 पे सिमट जाती है और दूसरे लोगों की 150-150-200 सीट आ जाती है रीजनल पार्टी की, तो फिर वो गठजोड़ चलता नहीं। एक बार परिणाम दे भी देता चुनाव के अंदर, तो वो सत्ता संभालने के अंदर कांग्रेस की दिक्कत यह है, जहां पर बहुमत में चुन के आते हैं वहां पर भी सत्ता नहीं संभाली जाती। तो इतने सारे दलों के साथ, इतने सारे दलों के महत्वाकांक्षी नेताओं के साथ, क्योंकि ख्वाब तो नीतीश कुमार को भी आता है प्रधानमंत्री होने का, शरद पवार को भी आता है और ममता बनर्जी को भी आता है। तो एक ऐसा संयुक्त मोर्चा जिसके अंदर 3-4 लोग ऐसे हैं जिनको प्रधानमंत्री बनने की एक जो है ख्वाब पाल के बैठे, और उनको फिर क्या है कि नेशनल इलेक्शन में कांग्रेस के अगर ममता बनर्जी ने हाथ मिला दिया तो क्या स्टेट पॉलिटिक्स के अंदर क्या होगा? वो कांग्रेस और ममता बनर्जी आमने सामने नहीं लड़ेगी, तो वहां की जो जनता है जिस गढ़ को जोड़ को पचा पाएगी, हो सकता है कि नेशनल में फायदा हो गया तो स्टेट के अंदर उसका नुकसान भी हो। तो ये सारी चीजें है। दूसरी बात, केजरीवाल दिखते सारे लोगों के साथ है, लेकिन मुझे नहीं लगता केजरीवाल किसी भी संयुक्त मोर्चा के हिस्से होंगे, क्योंकि उनको ये ऐसा ख्वाब है कि कांग्रेस अगर जो कमजोर होती है तो वो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का नेशनल विकल्प समझने लगे, और इस स्थिति के अंदर वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम एक ऐसी नेशनल पार्टी है जो बिन कांग्रेसी और बिन भाजपा है, और पूरे देश के अंदर हमारे पास जो है वो 2 स्टेट है। तो केजरीवाल वहां पर नहीं जाएंगे। अगर केजरीवाल वहां पर गए और मान लो कि गुजरात में उन्होंने 5 सीट मांग ली कांग्रेस से, तो क्या कांग्रेस दे देगी? आज की ही मैं न्यूज बता दूं, जिस सूरत के अंदर आम आदमी पार्टी ने 27 कॉर्पोरेटर वहां पर उसके आए थे और उससे ही पूरी राजनीति का माहौल गुजरात में बनाया था। पिछली रात उसमें से 11 लोग भारतीय जनता पार्टी में चले गए, उसके पहले 6 तो गए ही थे। तो 17 लोग जो है 27 में से वो अभी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। और आज ऐसी बात आ रही है कि दूसरे 7 यानी पूरी आम आदमी पार्टी को समाप्त करने की कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उसमें 17 लोग जो है फिलहाल चले गए। तो एक स्टेट जहां पर वो कांग्रेस का विकल्प बनने की कोशिश कर रही थी, वहां आज कांग्रेस खुश है। तो ये पर्सनल इंटरेस्ट है, स्टेट पॉलिटिक्स है, एम्बिशंस है अलग अलग नेताओं की। ये सारी चीजों को किस प्रकार से ये लोग जोड़ते हैं और विपक्ष का एक कैसा स्वरूप नरेंद्र मोदी के खिलाफ आता है, उस पर जो है सारा निर्भर करता है। और दूसरी बात, गुजरात के परिप्रेक्ष्य में मैं आज कागज पे लिख के दे सकता हूं कि 26 में से 26 जो है वो भारतीय जनता पार्टी ले जाने वाली है, क्योंकि हार के बाद भी कांग्रेस खड़ी नहीं हो पाई। यहाँ पर 17 एमएलए उनके हैं, उसके बाद भी जो स्थिति चुनाव के पहले थी कांग्रेस की, वही स्थिति गुजरात के अंदर अभी कांग्रेस की है। तो कांग्रेस और कमजोर होने जा रही है। और दूसरी बात, अगर यहाँ का जो स्टेट का इलेक्शन है, अगर नरेंद्र मोदी 2-3 रोड शो करके वहां पर 150 से ज्यादा सीट दिला सकते हैं, तो ये तो उनके चेहरे पर पूरा इलेक्शन लड़ने जा रहा है। तो एक ये चीज भी हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि वोटर्स जो है वो स्टेट में अलग वोट करता है और सेंटर में अलग वोट करता है। आप दिल्ली का ही एग्जाम्पल दे लो, दिल्ली के अंदर केजरीवाल को स्टेट में वोट मिलते हैं, नेशनल लेवल पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलते हैं। ऐसा ही राजस्थान में होता है, ऐसा ही गुजरात में होता है। तो हो सकता है कि कर्नाटक का रिजल्ट अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी आए, लेकिन नेशनल जो इलेक्शन है जो मोदी के नाम पर लड़ा जाने वाला है, उसमें हो सकता है कितना नुकसान जो है वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे पूरी पार्टियां जो है वो एक साथ में आए, और उसमें जो केजरीवाल है वो दिक्कत है, मायावती है वो दिक्कत है, वो ये संयुक्त मोर्चे के हिस्सेदार नहीं है। तो कई स्टेट ऐसे होंगे जहां पर चतुष्कोणीय 3 पार्टी का मुकाबला होगा। तो ये सारी जो चीजें है, और अभी अभी तो देखिए, अभी तो 1 साल बाकी है, अभी सीबीआई और ईडी या इनकम टैक्स कितने नेताओं के घर पे उनका डोरबेल है वो बजाती है, क्योंकि ये तो ये डोरबेल बजने से इकट्ठा हुए लोग हैं।
तो सारे जो मोदी जी कह रहे हो ठीक कह रहे हैं कि सीबीआई ने सारे लोगों को इकट्ठा किया और यही बात जो है अगर मोर्चा बनेगा तो यही एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल में भी चलेगा और उनकी सभाओं में भी चलेगा कि ये तो सारे भ्रष्टाचारी है, वो डर के इकट्ठे हुए हैं, जेल जाने से बचने के लिए इकट्ठे हुए हैं, देश को बचाने के लिए इकट्ठे नहीं हुए, इनको लोकतंत्र नहीं बचाना है, अपने आप को बचाना, ये जी। एजेंडा है वो पूरा चलेगा। तो मैं समझता हूँ कि विपक्ष किस तरह से अपना जो है मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा करता है, उसका नेतृत्व कौन करता है, उस पर सारी चीजें हैं वो स्पष्ट होगी।